Good morning, students. Today we discuss the solution of social science of NTSC Stage First 2019-20 Haryana State Examination for class 10th. So, in 2019 and 20, it was the first time when there was no division of subjects and the question number. Before this, there was a separate division for science questions, for maths questions and for SS. But in 2019-20, there was mixtures of numbers of questions. 2019-20 के अंदर पहली बार ऐसा हुआ कि पहले तो क्या होता था, डिवीज़न होता था सब्जेक्ट्स के। इस क्वेश्चन नंबर 1 से 20 तक मान लीजिए किसी एक सब्जेक्ट के हैं, 21 से इतने इसके हैं और लास्ट इसके इतने हैं। बट 2019-20 के अंदर क्या किया कि सभी क्वेश्चंस को मिक्सअप कर दिया। जैसे पहला क्वेश्चन साइंस से रिलेटेड था, तीसरा मैथ से, छठा एसएस से, ऐसे करके क्या किया, बायो फिजिक्स केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को एसएस और मैथ्स के बीच में डाल दिया, जिससे कि काफ़ी मुश्किलें भी हुई थी बच्चों को जब उन्होंने पेपर अटैम्प्ट किया, क्योंकि फर्स्ट एक्सपीरियंस था उनका, क्योंकि इस तरीके से पहले क्वेश्चन पेपर आया नहीं था। तो अब हम सॉल्यूशन करेंगे सोशल साइंस का। और एसएस का जो पहला क्वेश्चन है वो पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जो आपका लिबरल नेशनलिज्म के बारे में है। लिबरलिज्म जो था वो एक इंग्लिश का वर्ड है जो लैटिन वर्ड लिबर से निकला है, जिसका मतलब क्या होता है, फ्री। जो उदारवादी राष्ट्रवाद जो थे वो क्या चाहते थे 19वीं सदी के अंदर जो यूरोप में। तो आपका क्वेश्चन क्या है, Which of the following statements are correct in the relation to liberal nationalism in 19th century Europe? 19वीं सदी के यूरोप के अंदर जो लिबरल नेशनलिज्म थे उनसे रिलेटेड यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दी गई है। इनमें से ऐसी कौन सी स्टेटमेंट थी जो वो उनसे रिलेटेड नहीं है। सो द फर्स्ट वन इज फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल, व्यक्तिगत की स्वतंत्रता, एंड इक्वलिटी ऑल बिफोर द लॉ, और कानून के समक्ष समानता। ये उनसे रिलेटेड है क्योंकि उनकी मांग थी कि सभी व्यक्ति कानून के समक्ष बराबर होने चाहिए। सेकंड है गवर्नमेंट बाय कंसेंट ऑफ ऑल, उनकी मांग थी कि सरकार सहमति पर आधारित होनी चाहिए, वहाँ के लोगों के द्वारा चुनी जानी चाहिए। एंड ऑफ ऑटोक्रेसी एंड प्रिविलेजेस ऑफ क्लर्जी, जो कुलीन तंत्र है उसकी समाप्ति होनी चाहिए, और जितने भी जो फर्स्ट आपका स्टेट था फ्रेंच सोसाइटी का, उसके विशेष अधिकार क्या होने चाहिए, समाप्त होने चाहिए। फोर्थ है इक्वल पॉलिटिकल राइट फॉर वीमेन एंड नॉन प्रोपर्टाइड मैन। नो, लिबरल नेशनलिस्ट दे वर नॉट इन फेवर ऑफ इक्वल यूनिवर्सल सफरेज। इट मीन्स दैट दे वर नॉट इन फेवर टू गिव द वोटिंग राइट टू नॉन प्रोपर्टाइड मैन एंड द वीमेन। तो आपका चौथा ऑप्शन गलत है। तो इसका सेकंड ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। पहला, दूसरा और तीसरा ऑप्शन लिबरल नेशनलिज्म से क्या करता है, रिलेट करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है विच ऑफ द फॉलोइंग वर द फेमस 3 डिमांड्स ऑफ लेनिन दैट आर ऑल्सो नोन एज अप्रैल थीसिस। व्लादिमीर लेनिन की ऐसी कौन सी 3 मांगे थी जिनको किस नाम से जाना जाता है, अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाता है। सो व्लादिमीर लेनिन जो रशियन रेवोल्यूशनरी थे, उन्होंने अप्रैल थीसिस लिखा था जो 1917 के अंदर क्या हुआ था, पब्लिश हुआ था। इसके अलावा लेनिन 1917 से 24 तक सोवियत रशिया में जो गवर्नमेंट थी उसके क्या रहे थे, हेड भी रहे थे। तो अप्रैल थीसिस में उनकी जो 3 मांगे थी उनको जरा हम एक बार चेक करते हैं। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। द वॉर बी ब्रॉट टू क्लोज, युद्ध को क्या किया जाए, समाप्त किया जाए। लैंड बी ट्रांसफर्ड टू द पीजेंट, किसानों को क्या दी जाए, जमीन ट्रांसफ़र कर दी जाए, हस्तांतरित कर दी जाए। रेस्ट्रिक्शन ऑन पब्लिक मीटिंग बी इम्पोज्ड, ये गलत हो जाएगा आपका, कि जो वो नहीं चाहते थे कि जो पब्लिक मीटिंग्स है उनके ऊपर कोई भी रेस्ट्रिक्शंस लगे। एंड बैंक्स भी नेशनलाइज, और बैंक को क्या क्या होना चाहिए, राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। ये प्रमुख 3 मांगे थी जो अप्रैल थीसिस के अंदर व्लादिमीर लेनिन ने क्या की थी, रखी थी। तो ऑप्शन 4 इसका क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, Carrying the flag, holding it aloft during marches in the Indian national movement was a symbol of। तो इसका आंसर आ जाएगा डिफाइंस। क्या आ जाएगा, डिफाइंस।
सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिफाइंस? ओपन रिफ्यूज़ल टू ओबे समबडी, किसी का खुलेआम क्या करें, हम आपकी आज्ञा का क्या नहीं करेंगे, पालन नहीं करेंगे। तो जो जब भी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चले इंडियन नेशनल मूवमेंट के अंदर, जो फ्लैग को कैरी करके जो भीड़ चलती थी, जो हमारे सत्याग्रही चलते थे, वो डिफाइंस इट मीन्स दैट वी आर नॉट ओबेइंग व्हाट यू गिव ऑर्डर अस, जो आप हमें आदेश दे रहे हैं हम उसका क्या करेंगे, अवज्ञा करेंगे, हम उसकी पालना नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एसएस का है, क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट डिड फ्रीडम मीन फॉर द प्लांटेशन वर्कर्स ऑफ आसाम? आसाम के बागान श्रमिकों के लिए स्वतंत्रता का क्या मतलब था? इसके लिए सबसे पहले इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट के बारे में जानते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, नो टी प्लांटर्स कुड लीव द टी गार्डन विदाउट प्रायर परमिशन ऑफ द ब्रिटिशर्स, and it was hardly any chance that these tea planters got permission from the Britishers. So what was the mean of freedom for the workers of Assam? ऑप्शन नंबर 4, राइट टू मूव फ्रीली इन एंड आउट ऑफ द प्लांटेशंस, जब वो अपने बागान से फ्रीली क्या कर सके, मूवमेंट कर सके, एंड दे वर एबल टू कॉन्टेक्ट विद देयर विलेजेस, दैट्स वाज द मीन ऑफ फ्रीडम for those people, those who worked as a tea plantation worker in Assam. तो उनके लिए आज़ादी का मतलब था कि उस लिमिटेड एरिया से क्या कर सके, वो स्वतंत्रता पूर्वक जब चाहे वो अंदर जा सके और वहाँ से क्या कर सके, बाहर आ सके। तो ये आपका क्या था, इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट। तो उन लोगों के लिए जो एज ए टी प्लांटेशन काम करते थे उनके लिए आज़ादी का मतलब था राइट टू मूव फ्रीली इन एंड आउट ऑफ द प्लांटेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, वेयर इज़ द हेडक्वार्टर्स ऑफ यूनेस्को? इसका आंसर क्या हो जाएगा, पेरिस। क्या आ जाएगा, पेरिस, फ्रांस। यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर है वो फ्रांस के अंदर है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ यूनेस्को? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल एंड साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन विच वॉज सेटअप ऑन 16 नवंबर 1945। तो हेडक्वार्टर ऑफ यूनेस्को कहाँ पर है आपका, पेरिस के अंदर है, जो फ्रांस के अंदर है। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, व्हाट मॉडल ऑफ गवर्नमेंट डिड मॉन्टेस्क्यू प्रपोज इन हिज बुक अ स्पिरिट ऑफ लॉज? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हु रोट दिस बुक अ स्पिरिट ऑफ लॉज? दैट वाज मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू ने अपनी पुस्तक अ स्पिरिट ऑफ लॉज में किस तरह की सरकार का क्या किया है, वो एक प्रस्ताव रखा है कि किस तरह की सरकार होनी चाहिए। तो ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने डिवीजन ऑफ पावर की बात की थी अमंग द 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, दैट वाज लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो ये वो पहले व्यक्ति थे वर्ल्ड के अंदर जिन्होंने डिवीजन ऑफ पावर की बात की अमंग द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। इसके अलावा रूसो, जीन जैक्स रूसो, जिन्होंने कौन सी बुक लिखी थी, जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थी वो लिखी थी। उनका क्या मानना था कि ए गवर्नमेंट बेस्ड ऑन सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव। ये किसके बारे में स्टेटमेंट है, ये रूसो की उस इमेजिनेशन। रूसो क्या चाहता था कि सरकार जो है वो किसके द्वारा निर्वाचित होनी चाहिए, वहाँ के नागरिकों के द्वारा निर्वाचित होनी चाहिए। इसी पर उन्होंने एक बुक भी लिखी थी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो ये मॉन्टेस्क्यू से रिलेटेड क्वेश्चन है, जिसके अंदर मॉन्टेस्क्यू ने क्या कहा था कि जो डिवीजन ऑफ पावर्स है वो गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में होना चाहिए। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, हाउ मेनी सब्जेक्ट्स आर गिवन इन सेंट्रल लिस्ट? सो इसका आंसर होगा 97, बट एट प्रेजेंट देर आर 100 सब्जेक्ट्स इन यूनियन लिस्ट। आज सेंट्रल या यूनियन लिस्ट के अंदर 100 सब्जेक्ट्स हैं, और वो सभी सब्जेक्ट्स जो नेशनल इंपॉर्टेंस रखते हैं, जैसे बैंकिंग हो गया, करेंसी हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गया, रेलवे हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, और इन पर सभी पर कानून बनाने का अधिकार आपके किसका होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। आज सेंट्रल जो लिस्ट है या यूनियन लिस्ट है उसमें 100 सब्जेक्ट हैं, स्टेट लिस्ट के अंदर 61 सब्जेक्ट्स हैं, और जो आपकी कॉन्करेंट लिस्ट है उसके अंदर कितने सब्जेक्ट्स हैं, 52 सब्जेक्ट्स हैं। ये प्रीवियस डाटा है जो लास्ट ईयर के पेपर के अंदर आया था, तो आपको दोनों डाटा क्या करने हैं, याद करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट मैच द नाजी व्यू ऑन जर्मनी? एज यू नो दैट वाज द फाउंडर ऑफ नाजिज्म, दैट वाज एडोल्फ हिटलर। उपरोक्त में से महिलाओं के ऊपर जो नाजीवादियों का मानना था, इनमें से ऐसी कौन सी स्टेटमेंट है जो मैच नहीं करती है? फर्स्ट, वीमेन आर रेडिकली डिफरेंट फ्रॉम मैन। मूलतः महिलाएं पुरुषों से क्या होती, अलग होती हैं। वीमेन मस्ट बिकम गुड मदर एंड रियर प्योर ब्लडेड आर्यन चिल्ड्रन।
उनका मानना था कि महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करने चाहिए, बच्चे पैदा करने चाहिए, जो ऑप्शन नंबर 4 में कहा गया है वीमेन मस्ट प्रोड्यूस मोर चिल्ड्रन। और जो बच्चे पैदा वो कौन होने चाहिए, आर्यन होने चाहिए, आर्यन रेस से होने चाहिए, क्योंकि जो नॉर्डिक जर्मन आर्यन थे वो उनको क्या मानता था, बेस्ट रेस मानता था इन द वर्ल्ड। तो जो आपका थर्ड ऑप्शन है वो मैच नहीं खाता था, क्योंकि महिलाओं को पुरुषों के समान क्या नहीं देना चाहते थे, अधिकार नहीं देना चाहते थे। वीमेन शुड बी एंटाइटल्ड इक्वल राइट्स टू मैन। सो दिस ऑप्शन नंबर थर्ड इज नॉट मैच विद द आइडियोलॉजी ऑफ नाजिज्म रिलेटेड टू द वीमेन इन जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका है रिलेटेड टू द जो आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चैप्टर से है। जो आपका क्वेश्चन है वो क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ फिक्स कैपिटल। रॉ मटेरियल आपका वर्किंग कैपिटल है, टूल्स, मशीन्स एंड बिल्डिंग्स। इसमें क्या पूछा गया है कि इनमें से कौन सा फिक्स कैपिटल का एग्जाम्पल नहीं है। तो जो रॉ मटेरियल है वो आपका क्या है, वर्किंग कैपिटल का एग्जाम्पल है। बिल्डिंग्स आपका फिक्स है, मशीन्स आपके फिक्स है, और टूल्स आपके क्या है, फिक्स कैपिटल का एग्जाम्पल है। तो ऑप्शन सेकंड जो है वो क्या है, फिक्स्ड कैपिटल का एग्जाम्पल नहीं है, क्योंकि मनी इन द हैंड एंड द रॉ मटेरियल दीज आर द वर्किंग कैपिटल, नॉट द फिक्स कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 आपका क्या है, राम वॉज वर्किंग विद हिज फादर इन दियर फार्म। राम अपने पिता के साथ खेतों में काम करता था। हिज फादर वॉज स्मॉल फार्मर, उसके पिता एक छोटे किसान थे। इनकम जनरेटेड फ्रॉम द फार्म वॉज नॉट इनफ फॉर द फैमिली। जो पैसा कहाँ से आता था, खेतों से आता था, वो काफ़ी नहीं था परिवार को चलाने के लिए। राम गोट एन अपॉर्चुनिटी टू गेट लोन फ्रॉम द बैंक अंडर ए गवर्नमेंट प्रोग्राम। राम को एक अवसर मिलता है कि वो क्या कर लेता है, एक लोन ले लेता है गवर्नमेंट प्रोग्राम के तहत। ही बॉट ए रिक्शा विद दैट मनी एंड स्टार्टेड वर्किंग एज ए रिक्शा पुलर इन द सिटी। अब वो एक उन लोन लिए हुए पैसों से क्या लेता है, एक रिक्शा लेता है और अब रिक्शा पुलिंग का क्या करता है, काम करता है। नाउ ही इज एबल टू अर्न गुड इनफ एंड देयर फैमिली इनकम इज इंक्रीज देन अर्लियर। अब उनके परिवार की आय क्या हो गई, बढ़ गई है। Such kind of activity done by Ram to improve his financial condition comes under that is the service sector, because Ram is providing services to the people, because rickshaw pulling is the part of tertiary sector and tertiary sector is also known as the service sector. Next question number 38. Arrange the following in a chronological sequence. अब डेट वाइज इनको सीक्वेंस में लगाना है कि पहला कब हुआ, दूसरा इंसिडेंट कब हुआ, तीसरा कब हुआ, चौथा कब हुआ। जब सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की हम बात करते हैं तो ये कब हुआ था, 7 सितंबर 1931 में हुआ था। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन बाय भीमराव अंबेडकर इन सितंबर 1930। व्हेन गांधी जी ब्रोक द सोल्ट लॉ ऑन 6 अप्रैल 1930। ये आपका क्या हुआ था, सितंबर में हुआ था। और गांधी जी ने 6 अप्रैल 1930 को क्या किया था, जो नमक कानून को तो दांडी के स्थान पर क्या किया था, तोड़ा था। और नेक्स्ट है लाहौर कांग्रेस सेशन। लाहौर कांग्रेस सेशन आपका कब हुआ था, 1929 के अंदर क्या हुआ था, आपका लाहौर सेशन हुआ था। और लाहौर सेशन की सबसे बड़ा फीचर क्या है कि 26 जनवरी 1930 को जो कंप्लीट इंडिपेंडेंस डे का जो प्रपोजल था उसको एडॉप्ट कहाँ पर किया गया था, लाहौर सेशन के अंदर ही किया गया था। तो ये सबसे बड़ा एक क्या है, विशेषता है। तो इसमें जो फर्स्ट हुआ था आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। फर्स्ट आपका 1929 आ जाएगा, फोर्थ पे लाहौर सेशन। सेकंड आपका क्या आ जाएगा, जो आपका सेकंड ऑप्शन क्या है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन इन 1930। एंड थर्ड पे आपका क्या आ जाएगा, ब्रेकिंग ऑफ सोल्ट लॉ। और फोर्थ पे आपका आ जाएगा फर्स्ट सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन 1931। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। विच इज़ द रूलिंग पार्टी इन तेलंगाना। तेलंगाना के अंदर तेलंगाना राष्ट्र समिति जो है वो क्या है, वहाँ की रूलिंग पार्टी है, सत्ताधारी पार्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 इज रिलेटेड इकोनॉमिक्स। India imports Chinese toy at ₹100, whereas the same toy is manufactured and available in India 150. Now, if the Indian government puts ₹50 on import of that toy, the practice of Indian government is known as। कोई एक खिलौना जो भारत क्या कर रहा है, इंपोर्ट कर रहा है चाइना से, वो 100 रुपये का है। और भारत में जो बना हुआ खिलौना है वो कितने का है, 150 रुपीज़ का है।
अगर गवर्नमेंट क्या करती है 50 रुपीज़ का क्या लगा देती है, टैक्स लगा देती है, किसके ऊपर, टॉय के ऊपर, तो ये जो प्रैक्टिस है वो इंडियन गवर्नमेंट की क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी व्यापार अवरोधक, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, ट्रेड बैरियर कहते हैं। तो ट्रेड बैरियर क्या है, टू चेक द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द कंट्री बाय द गवर्नमेंट, दैट इज द मीन्स एंड इज नॉन एज ट्रेड बैरियर। ट्रेड बैरियर के द्वारा सरकार ये निर्धारित करती है कि कितना सामान आयात व निर्यात होगा, और 1991 से पहले अक्सर ट्रेड बैरियर्स लगाए जाते थे, क्योंकि 1991 में इंडियन गवर्नमेंट ने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को क्या कर लिया था, एडॉप्ट कर लिया था। एंड एट दैट टाइम फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे, मिस्टर मनमोहन सिंह, जिनको क्रेडिट जाता है फॉर द सक्सेस ऑफ द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। और इसके 3 कंपोनेंट थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, और इनको एलपीजी पॉलिसीज़ भी कहा जाता था। और ये ट्रेड बैरियर को हटाना ही क्या कहलाता है, लिबरलाइजेशन कहा जाता है, टू रिमूव ट्रेड बैरियर्स फ्रॉम ट्रेड, दैट इज नॉन एज लिबरलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, विच ऑफ द फॉलोइंग यूटी डज नॉट हैव इट्स ऑन असेंबली। इनमें से ऐसी कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है, जब आर्टिकल 370 को रिमूव किया तो जम्मू कश्मीर का विभाजन 2 यूटी के अंदर कर दिया गया, एक जम्मू एंड कश्मीर और एक लद्दाख। तो लद्दाख वो यूटी है जिसकी अपनी क्या नहीं है, कोई स्टेट असेंबली नहीं है। जम्मू कश्मीर की अपनी विधानसभा है, पौंडीचेरी पुदुचेरी की अपनी है, और दिल्ली की अपनी क्या है, विधानसभा है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, लद्दाख। क्वेश्चन नंबर 47, मैच द फॉलोइंग स्टेट्स विद रेस्पेक्ट टू देयर हाईएस्ट लिटरेसी रेट। सबसे पहला स्टेट आता है केरला। केरला की 94% जो है क्या लिटरेसी रेट है। और जो दूसरा आपका आता है लक्षद्वीप, लक्षद्वीप की 91.85%। नेक्स्ट आपका आता है मिजोरम, मिजोरम की जो लिटरेसी रेट है 91.33, और त्रिपुरा की जो है वो आपकी क्या है 87 पॉइंट क्या है आपकी 78। तो आपका ऑप्शन 3 क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपकी जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 49, विच इंडियन सॉइल इज फॉर्म ड्यू टू वेदरिंग ऑफ बेसिक इग्नियस रॉक्स। इनमें से ऐसी कौन सी चट्टान है जो बेसिक इग्नियस रॉक्स के टूटने फूटने से क्या होती है, बनती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका कौन सा हो जाएगा, जो आपके ब्लैक सॉइल है वो आपका इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इग्नियस रॉक से आपकी कौन सी सॉइल बनती है, ब्लैक सॉइल बनती है। आपका पेनिसुलर जो प्लेटू है वो क्रिस्टलाइन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक से कवर है, और आपका गुजरात और महाराष्ट्र जो एरिया है वो स्पेशली वहाँ पर क्या मिलती है, ब्लैक सॉइल मिलती है। तो जो 49 नंबर जो क्वेश्चन है उसका सही आंसर क्या होगा, ब्लैक सॉइल, जिसको रेगर सॉइल कहा जाता है। रेगर सॉइल क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसका कलर क्या होता है, ब्लैक होता है। इसको कॉटन सॉइल भी कहा जाता है, क्योंकि कॉटन इज द मोस्ट फेवरेबल क्रॉप टू ग्रो इन द ब्लैक सॉइल। क्वेश्चन नंबर 50, the seasonal or periodic movement of pastoral farmer with their livestock over relatively short distances seeking fresh pasture between the two areas of different climatic condition is called। जब व्यक्ति अपने चरवाहों के साथ, इट मीन्स अपने कैटल्स के साथ क्या करता है, 2 पॉइंट्स के बीच में एज पर द सीजन मूवमेंट करता है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है ट्रांसह्यूमेंस। क्या कहा जाता है, ट्रांसह्यूमेंस। और ट्रांसह्यूमेंस प्रोसेस जो होता है वो मोस्टली आपका जो नॉर्दर्न माउंटेनियस रीजन है, जम्मू कश्मीर में, गुजर बकरवाल, हिमाचल प्रदेश के अंदर, ये लोग क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा जो है अकॉर्डिंग टू क्लाइमेटिक कंडीशन क्या करते हैं, अप एंड डाउन क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं। तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, ट्रांसह्यूमेंस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हु अमंग द फॉलोइंग कॉइन्ड द फ्रेज जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम को किसने कॉइन किया था, किसने इस वर्ड का किसने यूज़ किया था, किसने इन्वेंट किया था, तो हेनरी शाइकॉफ जो थे वो व्यक्ति थे जिन्होंने किसको कॉइन किया था, आपके जेट स्ट्रीम को क्या किया था, कॉइन किया था। सो व्हाट इज जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम क्या होती है, ये वेस्टर्ली विंड होती है जो अपर एयर सर्कुलेशन में क्या करती है, ब्लो करती है, लगभग 12 किलोमीटर या 12,000 मीटर की हाइट पर क्या करती है, ब्लो करती है ट्रोपोस्फेयर में। द स्पीड ऑफ दिस विंड 110 किलोमीटर इन द समर सीजन एंड 184 किलोमीटर पर आवर इन द विंटर सीजन। तो ये जो जेट स्ट्रीम है इनकी जो स्पीड है एज पर द सीजन क्या होती है, चेंज होती है। विंटर सीजन में कहीं तेज स्पीड से क्या करती है, ब्लो करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। लोकसभा एंड राज्यसभा हैव इक्वल पावर इन फाइनेंशियल बिल, इट इज रॉन्ग।
because money bill can only originated in Lok Sabha. Rajya Sabha has power to delay only 14 days टू द फाइनेंशियल बिल. राज्यसभा केवल मनी बिल या फाइनेंशियल बिल को केवल 14 दिन के लिए क्या कर सकती है, डिले कर सकती है. सेकेंड है लोकसभा एंड राज्यसभा हैव इक्वल पावर ऑन ऑर्डिनरी बिल. ये बिल्कुल सही है कि साधारण बिल के ऊपर लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियाँ क्या होती है, बराबर होती है. तो आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54. एनीथिंग वी गेट फ्रॉम द फिजिकल एनवायरनमेंट टू फुलफिल अवर नीड इज नॉन एज रिसोर्स. ये आपके चैप्टर फर्स्ट रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट से है कि पर्यावरण में उपलब्ध कोई भी वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को क्या करती है, पूरा करती है, उसे हम क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं. क्वेश्चन नंबर 56. मार्क द करेक्ट रीजन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. कर्नाटक हैज़ डेवलप्ड एज एन इन स्टेट फॉर द ग्रोथ ऑफ सिल्क इंडस्ट्री. सिल्क इंडस्ट्री डेवलप क्यों हुई है कर्नाटक में, उसका ऑप्शन नंबर थर्ड है गुड क्लाइमेट, अवेलेबिलिटी ऑफ सॉफ्ट वाटर एंड मलबेरी प्लांट्स. दिस इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 56. नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, यहाँ पर कुछ डायरेक्शन दी गई है क्वेश्चन नंबर 58 से और 61 के बीच में. रीड द स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो. फर्स्ट ऑप्शन क्या कहता है, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स. सेकंड ऑप्शन क्या कहता है, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट सेकंड इज ट्रू. थर्ड ऑप्शन क्या कहता है, बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड स्टेटमेंट सेकंड प्रोवाइड्स एक्सप्लेनेशन टू स्टेटमेंट 1. और स्टेटमेंट 4 क्या कहता है, बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू बट स्टेटमेंट सेकंड डज नॉट प्रोवाइड एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट फर्स्ट. तो दीज आर द 4 ऑप्शंस फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 58 टू 61. सबसे पहले क्वेश्चन नंबर हम किसको लेते हैं, 58 को लेते हैं. 58 क्वेश्चन में स्टेटमेंट फर्स्ट दे रखा है, 3 wars over 7 years with Austria, Denmark and France ended in Persian victory and completed the process of the unification of Germany. 3 युद्ध हुए ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के साथ, और पर्शिया की जीत के साथ ही यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी क्या हो गया था, कंप्लीट हो गया था. जर्मनी का क्या हो गया था, एकीकरण हो गया था. सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, ऑन 18 जनवरी 1871 न्यू जर्मन एम्पायर was proclaimed headed by Kaisar William I of Persia in the Palace of Versailles. 18 जनवरी 1871 को नए जर्मन एम्पायर का जन्म हुआ और उसका जो हेड था वो केसर विलियम फर्स्ट जो पर्शिया के राजा थे, उनको क्या किया गया था, बनाया गया था. तो इसका जो ऑप्शन नंबर थर्ड है वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही है कि बोथ स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, और स्टेटमेंट सेकेंड प्रोवाइड्स एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट फर्स्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 पर चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 59 में फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, ऑन 5 May 1789 लुई 16 कॉल्ड टुगेदर एन असेंबली ऑफ स्टेट जनरल टू पास प्रपोजल फॉर न्यू टैक्सेस. अब 5 मई 1789 को लुई 16 क्या करता है, तीनों स्टेट जर्नल की क्या करता है, मीटिंग बुलाता है, क्योंकि राजा के पास टैक्स को इंक्रीज करने का अधिकार नहीं था, क्योंकि वो क्या कर सकता, उसके पास क्या अधिकार था कि वो तीनों स्टेट की मीटिंग जो थी उसको क्या कर सकता था, कॉल कर सकता था, बट अपने आप क्या कर सकता था, वो टैक्स को इंक्रीज नहीं कर सकता था. स्टेटमेंट फर्स्ट आपकी बिल्कुल सही है. स्टेटमेंट सेकेंड क्या कह रहा है, The members of the third state demanded that voting now be conducted by the principle that each state had 1 vote. ये false है, क्योंकि थर्ड स्टेट ने मांग की थी कि 300 मेंबर थे आपके फर्स्ट स्टेट से, सेकंड थे आपके, सेकंड जो था आपका नोबेलिटी उसमें भी 300 वोट थे, और थर्ड जो स्टेट था उसमें 600 मेंबर थे, और उनकी डिमांड थी कि हर पर्सन को क्या मिलना चाहिए, 1 वोट मिलना चाहिए, ना कि एक स्टेट को 1 वोट मिलना चाहिए. तो ऑप्शन फर्स्ट आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा कि स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू एंड सेकेंड इज फॉल्स. आपका फर्स्ट स्टेटमेंट तो ठीक है, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट क्या है, गलत है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60. स्टेटमेंट फर्स्ट इज under the shadow of the Second World War, Germany had waged a genocidal war which resulted in the mass murder of selected groups of innocent civilians of Europe. You know, Germany was under the control of Adolf Hitler, who was a dictator and who killed the selected groups of people like Jews, Gypsies, and the handicapped or disabled person from his own community, that was Nordic German Aryan. First statement बिल्कुल क्या है, ठीक है. सेकेंड स्टेटमेंट किससे रिलेटेड है, जर्मनीज कंडक्ट ड्यूरिंग द वॉर स्पेशली दोज एक्शन विच केम टू बी कॉल्ड क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी. जब युद्ध हुआ तो जर्मनी ने क्या किया
कि सैनिकों को निशाना नहीं बनाया, बल्कि जो आम लोग थे, जो वहाँ के कॉमन पीपल थे, चाहे जर्मनी ने पोलैंड के ऊपर आक्रमण किया हो, उनके साथ काफ़ी ज़्यादा क्या की थी, इनह्यूमैनिटी की थी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट किससे रिलेटेड है, जो इंटरनल बाउंड्री के अंदर हुआ था, जो भी नरसंहार हुआ था यहूदियों के साथ, जिप्सीज के साथ। लेकिन जो सेकंड स्टेटमेंट है वो ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर हुआ था, सेकंड जो आउटसाइड द क्या हुआ था, बाउंड्री हुआ था। तो इसमें ऑप्शन जो क्या है आपका 4, दोनों स्टेटमेंट वैसे ठीक है, लेकिन जो सेकंड स्टेटमेंट है वो फर्स्ट को क्या नहीं कर रहा है, जस्टिफाई नहीं कर रहा है, क्योंकि एक इंटरनल बाउंड्री के अंदर हुआ था, एक एक्सटर्नल बाउंड्री के साथ जब उनका कोई वार हुआ था तो उन्होंने सिविलियन के ऊपर क्या किए थे, ज़्यादा अटैक किए थे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 क्या कहता है, आफ्टर द कोरन लॉज वर scrapped and condition of peasant deteriorated as they were unable to compete with imports। सो आपकी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि जैसे ही क्या हुआ था, कोरन लॉ खत्म हुआ था, वैसे ही जो पीसेंट थे वो उस अवस्था के अंदर नहीं थे, क्योंकि उनकी अवस्था गड़बड़ा गई थी और वो इंपोर्ट के साथ क्या नहीं कर पा रहे थे, कॉम्पीट, प्रतियोगिता नहीं कर पा रहे थे। इसका स्टेटमेंट सेकंड क्या है, अराउंड द वर्ल्ड इन द ईस्टर्न यूरोप। इसी समय संसार के अंदर जो ईस्टर्न यूरोप के कंट्रीज थे, रशिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, उन्होंने अपने लैंड्स को क्लियर किया एंड फूड प्रोडक्शन एक्सपेंडेड टू मीट द ब्रिटिश डिमांड। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने ब्रिटिशर्स की डिमांड को फुलफिल करने के लिए क्या किए थे, ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीनों पर क्या की थी, खेती की थी, क्योंकि इम्पोर्ट इन कंट्री से आ रहा था, कहाँ पर, ब्रिटेन के अंदर, जिसके कारण से वहाँ के जो किसानों की अवस्थाएँ थी वो क्या हो गई थी, खराब हो गई थी। यही जो स्टेटमेंट है इसकी क्या कर रहा है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर क्या है, थर्ड है, वो बिल्कुल क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच बेसिस द सेक्टर्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। सो द ऑन द बेसिस ऑफ द ओनरशिप ऑफ एंटरप्राइजेज वी कैन क्लासिफाई द सेक्टर्स इनटू 4 पार्ट्स। फर्स्ट वन इज पब्लिक सेक्टर, सेकंड प्राइवेट सेक्टर, थर्ड ज्वाइंट सेक्टर एंड फोर्थ इज कोऑपरेटिव सेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 65। विच मेटेलिक मिनरल इज फेमस इन बालाघाट डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, कॉपर। क्या आ जाएगा, कॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ब्रिटिश बैंड सती इन इंडिया। अगर इंडियन की बात करें तो राजा राम मोहन राय थे, और उन्होंने किसकी मदद ली थी, लॉर्ड विलियम बेंटिक की उन्होंने क्या की थी, मदद ली थी, जिन्होंने क्या किया था, सती सिस्टम को क्या किया था, बैन किया था। हस्बैंड की डेथ हो जाने के बाद उसकी वाइफ को फोर्सली क्या किया जाता था, फायर के अंदर, चिता के अंदर क्या कर दिया जाता था, फेंक दिया जाता था। इस सिस्टम को सती सिस्टम कहा गया था। इट वॉज वेरी इनह्यूमन एक्टिविटी विच वॉज बैन्ड बाय राजा राम मोहन राय, who is called as the father of modern India with the help of Lord William Bentinck। Next question, question number 75. Choose the wrong statements in the following. India has unity in diversity. It is correct statement regarding our country India, because India is a land of diversity and India has different following features that leads to unity in diversity. Next, India is parliamentary democracy. It means that the Prime Minister is the actual head of our country and President is the nominal head of our country. Option number third, India is a republic. It is also right, because republic means that the head of the state is an elected person. It is not on hereditary post. Next, India is not member of the CIS, Commonwealth of Independent States. तो इंडिया एक मेंबर है, CIS का क्या है, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स का क्या है, मेंबर है। तो इसकी जो फोर्थ स्टेटमेंट है वो आपकी क्या हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 76। द परसेंटेज ऑफ इरीगेटेड लैंड इन इंडिया इज अबाउट एज पर द 2017 डाटा। 2017 के डाटा के अनुसार हमारे देश में जो इरीगेटेड लैंड है उसका क्या परसेंटेज है। तो बच्चों उसका जो परसेंटेज है वो ऑप्शन 4 है, 35%। कितना है, 35%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77। हु वॉज द ऑथर ऑफ अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र किसने लिखा था, कौटिल्य ने लिखा था। दिस बुक वॉज रिलेटेड, ये जो किताब थी वो किससे रिलेटेड थी, वो आपकी पॉलिटिक्स से क्या थे, रिलेटेड थी। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो आता है क्वेश्चन नंबर 78। रैतून क्रॉपिंग इज गेनिंग पॉपुलैरिटी अमंग विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप कल्टीवेटर्स। तो इसमें रातून जो है वो आपका क्या आ जाएगा, शुगर कल्टीवेटर्स के लिए क्या होता है, ये यूज़ होता है। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो है, अरेंज द फॉलोइंग इन ए क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस। क्वेश्चन नंबर 80 हम अब पढ़ रहे हैं, जिसमें एब्डिक्शन ऑफ जार है, ब्लडी संडे है, फॉर्मेशन ऑफ कोमिंट्रन है एंड सिविल वॉर। इन चारों को हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर क्या करना है, दिखाना है।
क्वेश्चन नंबर 80 के अंदर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? सबसे पहले सेकंड जो इंसिडेंट हुआ था ब्लडी संडे, ये फेब 1905 के अंदर क्या हुआ था, रशिया के अंदर हुआ था। इसके बाद आता है एब्डिकेशन ऑफ जार, ये कब हुआ था? एब्डिकेशन ऑफ जार 15 मार्च 1917 को हुआ था। उसके बाद आता है आपका ऑप्शन नंबर 4 सिविल वॉर, ये भी आपका 7 नवंबर 1917 को हुआ था। और उसके बाद आपका आता है फॉर्मेशन ऑफ कॉमिंटर्न, ये आपका कब हुआ था? 1919 के अंदर हुआ था। जो ऑप्शन आपका फर्स्ट है वो इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 81 मैप रिलेटेड क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन क्या है, ऑब्जर्व द मैप गिवन बिलो, आइडेंटिफाई द करेक्ट मार्क पॉइंट्स ऑफ अ पाइपलाइन ऑफ कॉन्वेंशियल एनर्जी रीजन विद अ सीक्वेंस। यहाँ पर इंडेक्स क्या है, इंडेक्स प्लेस ऑफ कॉन्वेंशियल एनर्जी रिसोर्स पाइपलाइन हजीरा विजयपुर जगदीशपुर, नेचुरल गैस पाइपलाइन, ये नेचुरल गैस की पाइपलाइन है। इसमें ऑप्शन फर्स्ट आपका सही रहेगा। ए पॉइंट आपके अनोला को क्या कर रहे हैं, शो कर रहे हैं, बी शाहजहाँपुर, सी जो पॉइंट है ये आपको किसको शो करेगा, औरैया को, और डी आपका क्या है, आपका जगदीशपुर, ये उसका एक पार्ट है। और आपका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83, आप क्वेश्चन की लेंथ देख के डरने की जरूरत नहीं है, काफ़ी आसान इसका क्या होगा, आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 83 में क्या है, राधा वर्क्स इन एन ऑफिस फ्रॉम 9 AM to 5 PM। राधा एक ऑफिस में काम करती है 9 से 5 बजे तक। सी गेट्स हर सैलरी रेगुलरली एवरी मंथ एंड ऑल्सो शी गेट्स प्रोविडेंट फंड। अब उसको एवरी मंथ सैलरी मिल रही है रेगुलर और PF मिल रहा है, मेडिकल फैसिलिटीज़ मिल रही है, अदर अलाउंसेज मिल रहे हैं एज पर द रूल्स लेट डाउन बाय द गवर्नमेंट। संडे इज ए पेड हॉलीडे फॉर हर। शी वॉज गिवन एन अपॉइंटमेंट लेटर stating all the terms and condition of work at the time of joining. Her cousin Ram is a daily wage labor। उसका जो चचेरा भाई राम है वो एक डेली वेज दिहाड़ी मजदूर है, क्लॉथ शॉप पे काम करता है। गोज टू शॉप एट 8 AM एंड वर्क टिल 8 PM इन द इवनिंग। सुबह 8 से रात 8 बजे तक वो काम करता है। ही डज नॉट गेट एनी टाइप ऑफ अलाउंसेज अपार्ट फ्रॉम हिज वेजेस। केवल उसको तनख्वाह के अलावा और कोई भत्ता नहीं प्राप्त होता है। ही इज़ नॉट पेड फॉर डेज ही डज नॉट वर्क। जब वो काम पर नहीं जाता है तो उसे क्या नहीं मिलता है, जो आपका वेतन है वो नहीं मिलता है। इट मीन्स उसको पेड हॉलीडेज नहीं मिलती है। दैट इज he does not get paid holidays. Also he did not get any appointment letter. In which sector both Radha and Ram work? Radha is the part of organized sector while Ram वर्क्स इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। जब आप ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर के बारे में क्या करेंगे, पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि राधा इज़ द पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइज्ड एंड राम इज़ द पार्ट ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 क्या कहता है, शिव समुद्रम फॉल इज फाउंड ऑन विच रिवर। शिव समुद्रम फॉल जो है वो किस नदी के ऊपर है, तो वो कावेरी नदी के ऊपर है। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 87 का थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 89। इफ समीर विड्रॉज ₹25,000 फ्रॉम हिज बैंक अकाउंट बाय सबमिटिंग ए सेल्फ चेक इन बैंक फॉर मेकिंग पेमेंट्स। अब कोई व्यक्ति है समीर जो अपने बैंक अकाउंट से 25,000 रुपये क्या कर लेता है, निकलवा लेता है। ओके, एंड ही ऑल्सो गेव ए अकाउंट पे चेक फॉर 52,000 इशूड बाय हिज एम्प्लॉयर इन हिज फेवर। और वह 52,000 रुपये का चेक क्या करता है, जो उसके एम्प्लॉयर के द्वारा दिया गया है उसको बैंक में जमा कराता है। नाउ व्हाट हैपन्स टू द बैलेंस इन हिज अकाउंट। तो सिंपल सी बात है, 52,000 रुपये क्या हो रहे हैं, जमा हो रहे हैं, और 25,000 उसने पहले निकाल लिए, तो उसका जो बैलेंस है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और वो कितना हो जाएगा, वो 27,000 रुपीज़ जो है वो आपका क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। समीर बैंक बैलेंस विल इंक्रीज बाय ₹27,000। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90। अरेंज द फॉलोइंग हाउस होल्ड्स इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द पर कैपिटा इनकम। यहाँ पर कैपिटा इनकम दी गई है, साइज ऑफ द हाउस होल्ड है, टोटल इनकम ऑफ द हाउस होल्ड है। तो इसके अंदर असेंडिंग ऑर्डर के अंदर हमें इसको क्या करना है, पुट करना है। तो इसका सुमन जो है, सुमन 3200, तो इसमें सबसे फर्स्ट पे आ जाएगी। फिर रमन कितने कमा रहा है, 5000। उसके बाद रजत, और उसके बाद क्या आ जाएगी, प्रिया 8400। तो आपका असेंडिंग ऑर्डर के अंदर जो है वो क्या करना है, इसको ऑर्डर ऑफ पर कैपिटा इनकम। अब पर कैपिटा इनकम क्या करेंगे, टोटल इनकम इज डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। तो अगर हम 6000 को क्या करते हैं, 5 से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पर
कितने आ जाएंगे, 1200 रुपये इसकी परिवार की क्या आ जाएगी, पर कैपिटा इनकम आ जाएगी। अगर यहाँ पर देखते हैं तो 5 10 जा, यहाँ पर क्या आ जाएगी, 1000 आ जाएगी। यहाँ पर क्या आ जाएगी, 800 रुपये आ जाएगी। और यहाँ पर कितने आ जाएगी, 1400 रुपीज़ आ जाएगी। ठीक है, तो सबसे, अब इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो सबसे कम किसकी है, थर्ड पे सुमन जो है उसकी है, उसके बाद रमन की है 1000, उसके बाद किसकी है, रजत की 1200 रुपये, और लास्ट में जो 1400 रुपये पर कैपिटा इनकम है वो किसकी है, प्रिया की है। तो हमेशा ध्यान रखना है पीसीआई पर कैपिटा इनकम कैसे निकालते हैं, टोटल इनकम जो है उसको हम किससे डिवाइड करते हैं, टीआई अपॉन टीपी, टोटल पॉपुलेशन। तो अगर टोटल इनकम 6000 रुपये है और उस परिवार में 5 सदस्य है तो उसकी जो पर कैपिटा इनकम है 1200 आएगी। रमन के परिवार की जो पर कैपिटा इनकम है 1000 आएगी, सुमन के परिवार की 800 और प्रिया के परिवार की 1400। तो जब हम असेंडिंग ऑर्डर में इसको लिखेंगे तो ऑप्शन ए जो है वो आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96। A pulse crop is grown in the time interval between the two cereal crop to compensate for the loss of nitrogen। आपको पता है कि जो पल्स क्रॉप हैं वो लिग्यूमिनस क्रॉप होती हैं जिनकी रूट्स के अंदर राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है, और उसकी सबसे बड़ी क्या करेक्टरिस्टिक्स है कि वो डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को लेकर क्या कर देता है, फिक्स कर देता है किसके अंदर, सॉइल के अंदर, और किसको बढ़ा देता है, नाइट्रोजन। इट मीन्स फर्टिलिटी को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। तो 96 का जो ऑप्शन नंबर 4 है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। So dear students, it is the solution of social science of your NTSC State's first examination of Haryana State। आपको ये सारे क्वेश्चंस समझकर क्या करने हैं, याद करने हैं, और एक एक क्वेश्चन को काफ़ी अच्छे से क्या करना है, लर्न करना है, क्योंकि ऐसे ही टाइप के क्वेश्चंस आपके जो है आने वाले समय में जो NTSC का एग्ज़ाम होगा उसके अंदर आएंगे। सो इस वीडियो को लाइक करना है और मेरे चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। Thank you and have a nice day।